इंडियन एनर्जी सेक्टर में अब सेंटर ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो शिफ्ट हो रहा है। अकॉर्डिंग टू ग्लोबल एजेंसी आईईए, इंटरनेशनल एनर्जी एसोसिएशन, ये वर्ल्ड की बिगेस्ट ऑथोराइज एजेंसी है जो एनर्जी रिलेटेड डेटा रिप्रेजेंट करती है। अकॉर्डिंग टू देम, नॉट जस्ट इंडिया बट पूरे वर्ल्ड में जो ग्रिड कैपेक्स ग्रोथ है वो बढ़ चुकी है एज कम्पेयर टू रिन्यूएबल कैपेक्स। मतलब रिन्यूएबल्स में उतना पैसा नहीं लग रहा है जितना कि ग्रिड कैपेक्स में लग रहा है। अगर ग्लोबल नंबर्स देखोगे तो ग्रिड कैपेक्स ईयर ओवर ईयर 20% से इंक्रीज हो रहा है एंड रिन्यूएबल्स में 8% से कैपेक्स ग्रो हो रहा है। ये ग्लोबल डेटा है। अगर इंडिया की बात करें तो एनुअल कैपेक्स 37,000 करोड़ का है एंड नेक्स्ट 6 इयर्स में यानी कि 2032 तक 9 लाख करोड़ का कैपेक्स प्लान किया गया। इसकी जरूरत क्या है? देखो, सबसे पहले तो ग्रिड है क्या ये समझते हैं। तो ग्रिड को सिंपली ऐसे समझो कि इलेक्ट्रिसिटी को उसके फाउंडेशन से, उसके जनरेशन प्लांट से थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स ट्रैवलिंग कराने के लिए जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर रहता है, जो इंफ्रा रहता है, वही है ग्रिड। मतलब इलेक्ट्रिसिटी हाईवे, और उसी हाईवे को मॉडर्नाइज करना ही ग्रिड मॉडर्नाइजेशन। अब दूसरा सवाल ये आता है कि इसको मॉडर्नाइज करना क्यों है। देखो, जब आप इन सवालों के जवाब पता चलेंगे तभी एक कन्विक्शन आएगा कि ये क्यों और कितना इंपॉर्टेंट है, और वहां से फिर आपका जो इन्वेस्टमेंट एक्शन प्लान है वो ड्राइव होगा। तो फॉर एग्जाम्पल, इसे एक ब्रॉड एंगल देना हो तो आप कह सकते हैं कि जैसे किसी कंट्री के डेवलपमेंट में उसकी इंटरनल कनेक्टिविटी फास्ट होनी चाहिए, स्मूथ होनी चाहिए, इसीलिए रोड एंड हाईवे इंफ्रा बहुत मैटर करता है। उसी तरह एनर्जी ट्रांसपोर्टेशन के लिए ग्रिड उतना ही मैटर करता है। तो ग्रिड इसलिए मॉडर्नाइजेशन करना जरूरी है क्योंकि पहले एनर्जी एक सेंटर सोर्स से यानी कि जनरेशन प्लांट से निकलती थी और हर जगह सप्लाई होती थी, वन वे रूट। तो वो था सेंट्रलाइज सिस्टम। बट अब सिचुएशन ऐसी है कि करोड़ों घरों में रूफटॉप यानी कि छतों पर सोलर पैनल लगे हुए हैं, बड़े बड़े विंड फार्म्स खुल चुके हैं, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम आ चुके हैं। तो इन सब सोर्सेज से एनर्जी सप्लाई हो रही है, जनरेट हो रही है। इन शॉर्ट, जो एनर्जी सप्लाई है वो डिसेंट्रलाइज हो चुकी है। तो मॉडर्न ग्रिड से क्या होगा कि बाय डायरेक्शनल एनर्जी फ्लो होगा। मतलब एक लोकल ग्रिड से वहां का जो लोकल हाउस होल्ड होगा वहां पर भी एनर्जी जाएगी, और अगर उस घर में अगर रूफटॉप लगा है, अगर सरप्लस एनर्जी जनरेट हो रही है कि मतलब जितना उस घर को जरूरत है उससे ज्यादा अगर एनर्जी जनरेट हो रही है, तो वो एनर्जी, सरप्लस एनर्जी, ग्रिड की तरफ भी जाएगी, और उसी हिसाब से फिर लाइट बिल भी एडजस्ट होकर के आता है कि कितना कितना आपने यूज किया एंड कितना सरप्लस आपने वापस दिया। अब वो जो सरप्लस एनर्जी है वो जो लोकल ग्रिड के पास गई, वो अब उस एरिया के डिमांड के हिसाब से उस एनर्जी को सप्लाई करेगा। इसके बाद फिर पीयर टू पीयर ट्रेडिंग फैसिलिटी भी इवॉल्व होगी, जिससे कि आप अपने पड़ोसी को एनर्जी सप्लाई कर सकते हैं थ्रू ब्लॉकचेन सिस्टम। देन उसमें एआई इंटीग्रेशन भी होगा जो कि बहुत सारे नए नए डेवलपमेंट्स लेकर के आएगा। लाइक रियल टाइम नीड के अकॉर्डिंग एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। इसलिए आपने देखा होगा कि स्मार्ट मीटर्स बनाने वाली कंपनीज में एक बहुत ही सॉलिड ग्रोथ आ रही है, क्योंकि ये सब इंटरलिंक है, एक वैल्यू चेन का पार्ट है। इन शॉर्ट, अगर मॉडर्न ग्रिड इंफ्रा नहीं रहेगा ना तो रिन्यूएबल्स का मीनिंगफुल यूज भी नहीं हो पाएगा, इसलिए ये जरूरी है। और सिचुएशन ये है कि रिन्यूएबल्स के मामले में ऑलरेडी गवर्नमेंट का टारगेट है 2030 तक 500 गीगावाट एनर्जी जो है वो नॉन फॉसिल रिसोर्सेज से जनरेट करना है, जिसमें से आज की डेट में हम ऑलरेडी 283 गीगावाट पर पहुंच चुके हैं, मतलब मोर देन 50%। और सेम प्रपोर्शन में ग्रिड डेवलपमेंट में काम नहीं हुआ है, इसलिए अब जो फोकस है वो कहीं ना कहीं शिफ्ट हो रहा है। तो पॉइंट ये है कि कौन सी ऐसी मेजर कंपनीज हैं जिसको इस थीम का मैक्सिमम बेनिफिट मिल सकता है। मतलब ऐसी कंपनीज जो ग्रिड मॉडर्नाइजेशन से एसोसिएट हो, जो कि टेक प्रोवाइड कर सकते हो या एआई इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर प्रोवाइड करते हो। तो जो टॉप मोस्ट बेनिफिशियरी, जो नंबर 1 बेनिफिशियरी कंपनी है वो शायद सीमेंस हो सकती है। सीमेंस ग्रिड डेवलपमेंट में ग्लोबल लीडर है। ग्रिड स्टेबिलिटी एंड सब सेगमेंट्स में इनका मार्केट शेयर पहले 35% था और अब बढ़ के 50% हो चुका है। देन एचवीडीसी, ये इक्विपमेंट अनबीटेबल टूल है रिन्यूएबल एनर्जी को थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स ट्रैवल कराने के लिए, और इस इक्विपमेंट की पायनियर कंपनी है सीमेंस। इस कंपनी के पास फिजिक्स मोड है, एनवायरमेंटल मोड है, सॉफ्टवेयर मोड है एंड हार्डवेयर मोड सब इक्विप्ड है। ये एक हाइपर स्पेशलाइज्ड ग्रिड डेवलपमेंट कंपनी है। इस कंपनी के टोटल रेवेन्यू में 66% कंट्रीब्यूशन सिर्फ ग्रिड टेक्नोलॉजी से आता है। अगर आप मैनेजमेंट कमेंट्री भी देखोगे तो ग्रिड पर ये कंपनी बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक है एंड बहुत ही ब्राइट फ्यूचर एस्टिमेट करती है। सीमेंस का एक कोर कॉम्पिटिटर है एबीबी इंडिया, इसे भी आप जरूर कंसीडर कीजिए। देन सेकंड कंपनी है जीनस पावर, ये प्योर प्ले स्मार्ट मीटर कंपनी है। मॉडर्न ग्रिड के लिए स्मार्ट मीटर इज द ओनली परफेक्ट मैच, और अभी इस कंपनी की जो पोजीशनिंग है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से, लाइक 9,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, और सालाना जो एवरेज रेवेन्यू वो करीब 4-5 हजार करोड़ के आसपास है। और सामने कंपनी के पास जो ऑर्डर्स है वो है 28,000 करोड़।
इस डेटा में भी आप देखिए कितना इंप्रेसिव रिजल्ट है। लास्ट 5 इयर्स में सेल्स ग्रोथ 51% है CAGR बेसिस पे। लास्ट 3 ईयर में CAGR ग्रोथ है 80% एंड TTM बेसिस पर सेल्स ग्रोथ है 95%। तो ट्रमेंडस ग्रोथ ट्रेजेक्टरी आप देख सकते हैं। सेम प्रोपोर्शन में प्रॉफिट्स भी बढ़े हैं। स्मार्ट मीटर एक वन टाइम मीटर सेलिंग बिजनेस नहीं है कि मीटर बेच दिया एंड डील क्लोज। ये एक लॉन्ग टर्म रिकरिंग रेवेन्यू सोर्स है जिसमें मंथली चार्जेस, रेगुलर मेंटेनेंस, डेटा एनालिसिस जैसी सर्विसेज शामिल है। जीनस पावर का जो कोर लिस्टेड कॉम्पिटिटर है वो है अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस, जिसे आप जरूर कंसिडर कीजिएगा। देन थर्ड कंपनी है क्वालिटी पावर। ये कंपनी HVDC एंड स्टेटकॉम इक्विपमेंट्स बनाते हैं। ये इनके कोर प्रोडक्ट्स हैं। इलेक्ट्रिसिटी को लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट एनी डिस्टर्बेंस ट्रैवल कराने के लिए ये प्रोडक्ट जरूरी है। अभी ये कंपनी काफी ज्यादा लाइमलाइट में है। रिफ्लेक्शन आप कंपनी के परफॉर्मेंस में इनके स्टॉक प्राइस में देख सकते हैं। फोर्थ कंपनी है हिताची इंडिया। ये सीमेंस का ग्लोबल हैवीवेट कॉम्पिटिटर है। कंपनी का मेन फोकस अगेन HVDC, ग्रिड ऑटोमेशन एंड डिजिटल सबस्टेशन है। वर्ल्ड का जो फर्स्ट HVDC प्रोजेक्ट आया था वो हिताची ने ही एग्जीक्यूट किया था। इनका एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है ल्यूमाड़ा, जो AI एंड डेटा एनालिटिक्स का यूज करके रियल टाइम ग्रिड मॉनिटरिंग का काम करता है। देन फिफ्थ कंपनी है CG पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस। देखो, रिन्यूएबल्स कैपेसिटी जितनी ज्यादा बढ़ेगी ना, प्रोपोर्शनली ट्रांसफॉर्मर्स भी लगाने पड़ेंगे, जो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का इंपॉर्टेंट पार्ट है। CG पावर लीडिंग ट्रांसफॉर्मर्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। आप इनका अगर रेवेन्यू स्प्लिट देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इनका सिग्निफिकेंट रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेगमेंट से आ रहा है। सिक्स्थ कंपनी है GE वर्नोवा। ग्रिड सॉल्यूशन में ये कंपनी मोर देन 100 ईयर्स से GIS, सबस्टेशन, डिजिटल ग्रिड सॉल्यूशंस, ग्रिड सॉफ्टवेयर, HV इक्विपमेंट, ये सारे ग्रिड रिलेटेड सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर है। क्योंकि फ्यूचर एनर्जी सप्लाई जो है वो सिर्फ वायर्स पर सीमित नहीं है। सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर प्रोमिनेंट पार्ट प्ले कर सकता है। कंपनी की बिजनेस ग्रोथ आप इस डेटा में देख सकते हैं। ROC 76% है एंड ROE 57% है। मतलब कैपिटल यूटिलाइजेशन इस कंपनी का बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। इस स्टॉक चार्ट में आप देख सकते हैं कि ग्रिड कैपेक्स बढ़ने से इस कंपनी को कितना फायदा मिल रहा है। तो ये सारी कंपनीज हैं जो ग्रिड इंफ्रा से जुड़ी हुई टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड करते हैं, इक्विपमेंट सप्लाई करते हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करते हैं, कनेक्टिंग सॉल्यूशंस देते हैं, जिससे कि पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है। अब इस पूरे इंफ्रा को रन कौन करता है, यानी कि ऑपरेट कौन करता है? अगर उन कंपनीज को बात करें तो दो तीन कंपनीज ही मेजर हैं। पहली है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन। इंडिया की अप्रॉक्स 85% इंटरस्टेट ट्रांसमिशन लिंक को पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑपरेट करता है। बेसिकली ये कंपनी एनर्जी हाईवे अथॉरिटी है। 500 गीगावाट रिन्यूएबल टारगेट एंड ग्रिड मॉडर्नाइजेशन, इन दोनों का अगर कोई सबसे बड़ा बेनिफिशियरी बन सकता है तो वो पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन होना चाहिए। देन सेकंड कंपनी है अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस। ये सेम काम करती है लेकिन प्राइवेट कंपनी, जो कि स्मार्ट मीटर कैटेगरी में भी एक्टिव है। यहाँ भी आप स्टॉक प्राइस में ग्रिड कैपेक्स एंड स्मार्ट मीटर थीम का जो रिफ्लेक्शन है वो देख सकते हैं। तो ग्रिड मॉडर्नाइजेशन कैपेक्स ड्राइव में ये सभी कंपनी टॉप मोस्ट बेनिफिशियरी है। आप ऑलमोस्ट इन सभी कंपनीज के रिसेंट स्टॉक परफॉर्मेंस में वो जंप देख सकते हैं, वो हाइप देख सकते हैं, जो कि ग्रिड कैपेक्स बढ़ने की वजह से ड्राइव हुआ है। इन्वेस्टर्स इस अपॉर्चुनिटी को ऑलरेडी स्टॉक में प्राइस इन भी कर रहे हैं। तो यहीं से आपके लिए एक कंसर्न बढ़ जाता है कि वैल्यूएशन किस रेंज में हो सकता है कि फ्यूचर में जो आने वाली ग्रोथ है ऑलरेडी कंपनी के स्टॉक प्राइस में एब्जॉर्ब हो चुकी हो, स्टॉक ओवर वैल्यूड हो गए हो, और आप अगर कोई भी एस इन्वेस्टर्स का अगर नजरिया देखेंगे तो वैल्यूएशन वन ऑफ द प्राइम फैक्टर है बिफोर इन्वेस्टमेंट। तो बिफोर टेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट डिसीजन एक डीप डाइव एनालिसिस जरूर कीजिए, क्योंकि PSU कंपनीज इसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहती हैं, जिसमें म्यूनसिपालिटीज एंड अदर गवर्नमेंट बॉडीज भी इन्वॉल्व रहते हैं। तो ऐसी कंपनीज में कैश फ्लो देखना बहुत ज़्यादा जरूरी रहता है, क्योंकि पेमेंट डिले का एक बड़ा इशू है। डेट हो गया, वर्किंग कैपिटल हो गया, मैनेजमेंट क्रेडिबिलिटी है, इन सभी फैक्टर्स को डिटेल में स्टडी कीजिए एंड देन टेक योर डिसीजन। अगेन ये कोई रिकमेंडेशन या बायसनेस भी नहीं है, एक इन्फॉर्मेशन है। और अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो आप जरूर इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब कीजिए।